पार्ट्स ऑफ स्पीच की जर्नी में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये 4 हम ख़त्म कर चुके हैं। अब बारी है वर्ब की। तो वर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके बारे में आप पहले भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, मतलब आइडिया है इसका आपको, बिल्कुल नया नहीं है। तो वर्ब की बहुत तरह तरह की डिफिनेशंस आपको मिलेंगी टेक्स्ट बुक में। कुछ और हो सकता है, आपके इंग्लिश टीचर कुछ और बताएं, मैं कुछ और बताऊं, बट ओवरऑल सबका सेंस एक ही रहता है। वर्डिंग में डिफरेंस आ सकता है बट डेफिनेशन सबकी करेक्ट रहेगी, है ना। मतलब रास्ता अलग अलग हो सकता है लेकिन मंजिल एक ही रहेगी, मतलब तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन कहना सब एक ही बात चाहते हैं। तो वर्ब की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है वो देखिए। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच इंडिकेट्स सम एक्शन, इवेंट और स्टेट। और एक बात बता दे रहा हूँ आपको, वर्ब की जनरली हमें डेफिनेशन में सिर्फ यही एक्शन ही शामिल होता है बस। मतलब हमें ये बताया जाता है कि एक्शन वर्ड ही क्या है, एक्चुअल में वर्ब है। बट ज़रूरी नहीं है कि जो एक्शन वर्ड है वही वर्ब है। उसके अलावा भी वर्ब के 2 और फॉर्म होते हैं, इवेंट या स्टेट। मतलब वर्ब सिर्फ एक्शन को ही नहीं बल्कि इवेंट और स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती है। कैसे, वो हम समझेंगे एग्जाम्पल से। तो बस अभी इतना समझिए कि वर्ब सिर्फ एक्शन को ही नहीं, एक्शन को तो करता ही करता है, तो हम जानते ही हैं, इवेंट को भी रिप्रेजेंट करता है और स्टेट को भी, है ना। इवेंट का मतलब कोई घटना और स्टेट का मतलब एक अवस्था। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब एक्शन कैसे हो सकती है, मतलब एक्शन वर्ड क्यों वर्ब होते हैं। अ बॉय इज डांसिंग इन द क्लास, तो यहाँ पे इज डांसिंग, डांस यहाँ पे वर्ब है, लेकिन इज डांसिंग मतलब ये पूरा का पूरा वर्ब का ग्रुप है ये। मतलब इस से लेकर के डांसिंग तक, यहाँ से यहाँ तक ये वर्ब का ही विस्तार है, पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पे 2 वर्ड में वर्ब आई है, इज डांसिंग। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एक लड़का है जो कि क्लास में डांस कर रहा है। तो इज डांसिंग, इससे हमें ये पता चला कि एक एक्शन हो रहा है, कौन सा, डांस करने का। योर सन गैव मी दिस लेटर, आपके बेटे ने मुझे ये लेटर दिया। तो गैव से पता चला कि अच्छा बेटे ने लेटर दिया, तो यहाँ भी एक्शन का ही पता चला। लेकिन अब यही वर्ब हमें कुछ हैपनिंग भी दिखाती है, कुछ इवेंट भी दिखाती है, कुछ घटनाएं भी दिखाती हैं। कैसे, वो देखते हैं। इवेंट मतलब कि हैपनिंग इन्हें बोलते हैं हम। देयर वॉज अ वेल इन फ्रंट ऑफ माई होम, देयर वॉज अ वेल इन फ्रंट ऑफ माई होम मतलब मेरे घर के सामने एक कुआं था। तो मेरे घर के सामने कुएं का होना ये एक हैपनिंग थी, एक इवेंट थी जो कि हो चुकी है, पास्ट में गई। मतलब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, इस पूरे सेंटेंस में एक्शन कहीं नहीं है, फिर भी ये वाज क्या है, यहाँ पे वर्ब है। ध्यान दीजिएगा, वाज। आपको लग रहा होगा कि वाज कैसे वर्ब है, तो वर्ब है, एक्सेप्टेड, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सिर्फ वही वॉक, स्लीप, टॉक, ईट, रन, यही सब वर्ब नहीं होती, वाज भी यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो देयर वाज अ वेल इन फ्रंट ऑफ माई होम मतलब मेरे घर के सामने कुआं था। कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पे वर्ब आई है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब एक इवेंट या एक हैपनिंग को शो कर रही है। इट वॉज रेनिंग हार्ड मतलब बहुत जोर की बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, एक्शन वहाँ होता है जहाँ पे कोई एक्शन करने वाला हो और कुछ कर रहा हो। तो बस यहाँ पे वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, कि इवेंट है, घटना है जो कि घट रही है। कोई इसको परफॉर्म करने वाला नहीं है। क्या किसी को पता है क्या कि वर्षा हो रही थी, कौन परफॉर्म कर रहा है उस चीज़ को? नहीं। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन आया है? इट आया है। इट एक डमी सब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पर तो है लेकिन एक्चुअल में कोई काम नहीं करता ये। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि राहुल इज़ क्राइंग, राहुल रो रहा है, तो राहुल एक लड़का है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे इट क्या है? इट का कोई भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं है, बस यहाँ पे ये वर्ब के फॉर्म में आ गया है, लेकिन एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं इट। तो इट को हम बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। इट वाज रेनिंग हार्ड मतलब जोर की बारिश हो रही थी। तो ये क्या हो गई? घटना हो गई, हैपनिंग हो गई। दिस मार्केट इज़ हेल्ड वीकली, ये जो बाजार है ये साप्ताहिक रूप से लगती है, यानी कि हफ्ते में एक बार लगती है। वीकली का मतलब हफ्ते में एक बार, जैसे मंथली, मंथ में एक बार, ईयरली, ईयर में एक बार, एक हाफ ईयरली भी होता है। तो इज़ हेल्ड वीकली का मतलब जो बाजार है ये साप्ताहिक रूप से लगती है। तो अब यहाँ पे किसी भी परफॉर्मर का जिक्र नहीं हुआ कि कौन लगाता है, या कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बस ये पता है कि घटना घटती है, कौन सी? मार्केट लगने की, बाजार लगने की, जो कि हफ्ते में एक बार होती है। तो 2 हमें क्लियर हो गए कि वर्ब एक्शन के फॉर्म में आ रही है और वर्ब इवेंट भी है, मतलब इवेंट के फॉर्म में भी आ रही है, हैपनिंग के फॉर्म में। तीसरा है कंडीशन। कंडीशन का मतलब किसी की स्टेट, किसी की अवस्था। द फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल, ये जो फूल है
जो फ्लावर है वो बहुत खूबसूरत प्रतीत हो रहा है या खूबसूरत दिख रहा है। तो यहाँ पे फूल कोई एक्शन नहीं कर रहा है, फूल बस पेड़ में लगा हुआ है, वो अपनी जगह पे है, बस वो दिख कैसा रहा है, वो हमें खूबसूरत दिख रहा है। फूल ने कुछ किया क्या? फूल ने कोई एक्शन किया? नहीं। लुक क्या है अगर हम देखें? अच्छा, बच्चे कन्फ्यूज सकते हैं, सर लुक तो एक मतलब एक्शन वर्ड है। अच्छा ठीक है, एक्शन वर्ड है, लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा कोई सेंस निकल रहा है कि वो जो फूल है वो खूबसूरत को देख रहा है? नहीं, बल्कि वो फूल खुद ही खूबसूरत दिख रहा है। देखो, अगर ये एक्शन होता तो फ्लावर देख रहा होता, जबकि फ्लावर की तो आंखें नहीं है। लुक का मतलब क्या है? दिखना। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे वर्ब मान के और एक्शन वर्ड मान के चलते हैं तो ये फ्लावर क्या हो जाएगा? एक्शन को करने वाला। तो फ्लावर थोड़ी दिख रहा है किसी को, फ्लावर के पास थोड़ी आंखें हैं। बस यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फ्लावर दिख रहा है कैसा? ब्यूटीफुल। ये हम फ्लावर का कोई एक्शन नहीं बता रहे, बल्कि उसकी कंडीशन बता रहे हैं, उसकी स्टेट बता रहे हैं कि वो कैसा है, दिखने में खूबसूरत है। एन एप्पल टेस्ट्स डिलीशियस। एप्पल का जो स्वाद होता है वो डिलीशियस होता है, स्वादिष्ट होता है। तो टेस्ट्स मतलब उसका स्वाद लगता है कैसा? डिलीशियस। सी इज इन मिजरेबल स्टेट। वो किस स्टेट में है इस समय? मिजरेबल का मतलब बहुत दयनीय स्थिति में है, उसकी कंडीशन खराब चल रही है। यहाँ पे इज भी क्या है? एक वर्ब है जिसके इस्तेमाल से हमने किसी भी लेडी की स्टेट को, किसी भी लेडी की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया है। कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये थी वर्ब की बेसिक डेफिनेशन कि वर्ब एक एक्शन को, एक इवेंट को, एक स्टेट को शो करती है। एक्शन को कैसे शो करती है? यहाँ पे देखा हमने कुछ एग्जांपल से, जहाँ पे एक्चुअल में कोई परफॉर्मर होगा, मतलब कोई एक्शन को करने वाला होगा, वो एक्शन को कर रहा होगा। एक इवेंट हो गई, ये देखिए, और फिर एक स्टेट हो गई, ये हमने एक्सप्लेन किया बढ़िया तरीके से। अब आगे चलते हैं। वर्ब के काइंड्स हमें पढ़ने हैं अब, यानी कि वर्ब के टाइप्स। लेकिन ध्यान रहे, इसके पहले हम नाउन का टाइप पढ़ते थे, प्रोनाउन का, वर्ब का, या सॉरी एडजेक्टिव का, एडवर्ब का। डायरेक्ट बोलते थे कि ये इतने टाइप का होता है, 10 12 8 6 7 जितने भी होते हों। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि वर्ब के इतने टाइप्स होते हैं, इतने काइंड्स होते हैं, नहीं। इसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे आपने मैथ में ट्रायंगल पढ़ा था, तो ट्रायंगल का टाइप हमने पढ़ा 6, लेकिन हमने स्टार्टिंग में नहीं बोला कि ट्रायंगल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। नहीं, हमने पहले एक बेस चुना कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के बेस पर कितने होते थे? साइड्स के बेस पर होते थे 3, और एंगल्स के बेस पर भी कितने होते थे? 3। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते टोटल 6 टाइप के होते हैं, नहीं, जब तक उसका हम बेस ना चूज़ करें। तो यहाँ भी वर्ब की हम अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, अलग अलग काइंड्स पढ़ेंगे, लेकिन हर बार उनका बेस अलग होगा। तो इसलिए हम पेयर में पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे बट पेयर में। तो सबसे पहले वर्ब पढ़ते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। मतलब कोई बेस चुना गया होगा, उस बेस पर, उस आधार पर वर्ब के 2 टाइप आ रही हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। बाकी और भी हैं आगे, लेकिन जो यहाँ बेस चुना गया है वो मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे बेस चुना गया है ऑब्जेक्ट। एक ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ेगी वो अलग कैटेगरी में जाएगी, एक ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी वो अलग कैटेगरी में जाएगी। तो सबसे पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन पढ़ के आप समझ सकते हैं, खुद यहाँ पे लिखा है द वर्ब दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसी वर्ब, एक ऐसा एक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट पर होता है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरे शब्दों में समझते हैं, एक ऐसी वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के अधूरी लगे, मतलब वो सेंटेंस ही अधूरा लगे बिना ऑब्जेक्ट के। जैसे एग्जाम्पल, माई मदर इज निटिंग। अगर मैं सिर्फ निटिंग बोलता, यहाँ पे मैं अगर इसको हाइड कर लूँ, किसको हाइड कर लिया जाए? थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये हाइड है। हाइड करने के लिए क्या किया जाए? चलो जी, ये कर दिया मैंने हाइड कुछ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, माई मदर इज निटिंग। मेरी मम्मी निटिंग कर रही हैं, यानी कि बुनाई कर रही हैं, बुन रही हैं कुछ, लेकिन सेंटेंस अधूरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि बुन रही हैं, ओके, लेकिन तुरंत मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या बुन रही हैं। तब मैंने बोला अ स्वेटर, एक स्वेटर बुन रही हैं। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस जो है इस स्वेटर के बिना अधूरा था, और ये स्वेटर क्या है इस जगह पर? एक ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए निटिंग इस जगह पर कौन सा रोल प्ले कर रही है? एक ट्रांजिटिव वर्ब का, क्योंकि इसकी मीनिंग बिना इस ऑब्जेक्ट, यानी कि बिना इस स्वेटर के अधूरी थी। दूसरा सेंटेंस, शी बॉट, उसने खरीदा। अगर मैं यहाँ पे ये छिपा लूँ, जो भी था यहाँ पे छिप गया, हाइड हो गया। शी बॉट, उसने खरीदा। अब भाई मन में हलचल मच गई कि क्या खरीदा भाई, क्या खरीदा, क्या खरीदा। मतलब सेंटेंस अधूरा लग रहा है, सेंटेंस पूरा लग ही नहीं रहा।
फिर आगे बात हुई कि शी बॉट अ कैमरा, उसने कैमरा खरीदा। ओ अच्छा, ये बात है, अब जाके संतुष्टि मिली। तो इस कैमरे के बिना ये जो बॉट नाम की वर्ब थी ये अधूरी लग रही थी, मतलब उसके बिना सेंस थोड़ा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो कैमरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये बॉट क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये बिना ऑब्जेक्ट के अधूरी थी। ऐसे यहाँ पे निटिंग क्या थी, एक ट्रांजिटिव वर्ब थी, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट की इसकी मीनिंग अधूरी थी। आगे, राम राइट्स लेटर, राइट्स बेटर लिखा है यहाँ पे लेटर होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। राम राइट्स लेटर, अगर मैं बोलता राम राइट्स, राम लिखता है, क्या लिखता है भाई, है ना, तुरंत क्वेश्चन आता। तो मैंने लिखा राम राइट्स अ लेटर, राम एक लेटर लिखता है। अच्छा, ये बात है। तो राइट यहाँ पे एक वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, बिना ऑब्जेक्ट की इसकी मीनिंग अधूरी थी। आगे, राधा इज कंप्लीटिंग हर होमवर्क, राधा कंप्लीट कर रही है। अगर सिर्फ बोला जाता कि राधा इज कंप्लीटिंग, राधा कंप्लीट कर रही है, अरे भाई क्या कंप्लीट कर रही है, हर होमवर्क। तो बिना होमवर्क के यानी बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट भी क्या था यहाँ पे, अधूरा। इसलिए कंप्लीटिंग यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। प्रणव वांट्स, प्रणव को चाहिए, क्या चाहिए, एक वीडियो गेम चाहिए। वो चाहता है, क्या चाहता है, वीडियो गेम चाहता है। तो वांट यहाँ पे क्या है, बिना ऑब्जेक्ट के अधूरा, इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। अब आगे चलते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब मतलब एक ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, उसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन को रिसीव करता है। ध्यान दीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, उनको लगा कि वर्ब के बाद जो भी लिखा है वो ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो एक्शन को रिसीव किया जाए, जो एक्शन को रिसीव करता है। जैसे यहाँ पर चाहता है, क्या चाहता है, वीडियो गेम, डायरेक्ट अटैचमेंट है। कंप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है, होमवर्क कंप्लीट हो रहा है। लिख रहा है, क्या लिख रहा है, लेटर। खरीदा, क्या खरीदा, कैमरा। बुन रही है, क्या बुन रही है, स्वेटर। डायरेक्ट रिलेशन है ना, मतलब अगर बुन रहे हैं तो स्वेटर ही बुन रहे हैं, खरीद रहे हैं तो कैमरा ही खरीद रहे हैं, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि जो कैमरा है एक्शन उसी पर हुआ, लेटर जो है एक्शन उसी पर हुआ, होमवर्क पर ही एक्शन हो रहा है, वीडियो गेम पर ही एक्शन हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, जो एक्शन को रिसीव करता है। आइए देखते हैं यहाँ पे इंट्रांजिटिव एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, क्या होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। जैसे वी गो, हम जाते हैं। देयर एवरीडे, हम वहाँ जाते हैं रोज। देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं आया कि क्या जाते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब ये तो चलो ठीक है, हमने लिख दिया कि हम वहाँ जाते हैं, रोज जाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता वी गो, तो हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन है कि कहाँ जाते हैं। लेकिन अभी जो गो एक वर्ब है, इसको रिसीव करने के लिए, यानी कि ये जो हमारा जाना आना है कहीं पर, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं जिस पे ये एक्शन रिसीव होता हो। मतलब यहाँ पे क्या नाम का क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि क्या जाते हैं, कहाँ जाते हैं क्वेश्चन उठ सकता है, क्या जाते हैं ऐसा क्वेश्चन नहीं उठेगा यहाँ पर। आगे, वाटर फ्लोज, पानी बहता है ना, पानी बहता है इन द रिवर स्विफ्टली। हम इसकी प्लेस बता रहे हैं कि पानी नदी में बहता है, तेजी से बहता है, स्विफ्टली मतलब तेजी से बहता है। लेकिन यहाँ पे बहता है, क्या बहता है, ये सब क्वेश्चन नहीं आया, पहले बता दिया वाटर फ्लोज। द बॉय जंप्ड, लड़का कूदा। इंजॉय, खुशी से कूदा। यहाँ पे जंप के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। महिमा इज स्लीपिंग, महिमा सो रही है। कोई क्वेश्चन बना, कोई क्वेश्चन नहीं बना, क्या सो रही है, नहीं सो रही बस। आई एम लाफिंग, देखो चलो और एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे। शी इज़ लाफिंग, शी इज़ लाफिंग, वो हंस रही है। आगे किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बस खत्म, समझ में आ रहा है, हंस रही है। हॉर्सेज आर रनिंग, हॉर्सेज आर रनिंग, घोड़े दौड़ रहे हैं। हॉर्सेज आर रनिंग, ये लो, रनिंग भी क्या हो गई, एक इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आगे लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, हॉर्सेज आर रनिंग इन द ग्राउंड या वेरी फास्ट, कुछ भी लिखो, लेकिन ऑब्जेक्ट वो नहीं माना जाएगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। और एग्जांपल क्या कर सकते हैं, वॉकिंग का कर सकते हैं, रनिंग हो ही गया, बस ऐसे बहुत सारा। अब दो तो हो गया टाइप। अब आते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब पे, मतलब फिर से एक नया क्लासिफिकेशन। तो इसमें दो है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। सबसे पहला पढ़ते हैं फाइनाइट। तो एक ऐसी वर्ब, ध्यान सुनिएगा, डेफिनेशन क्या है वो समझ लो पहले। द वर्ब दैट चेंज देयर फॉर्म्स विद द चेंज इन द नंबर एंड पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इन फाइनाइट वर्ब। एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर या सब्जेक्ट के पर्सन बदलने से बदल जाए। अब नंबर पर्सन क्या है, इसमें चले जाओ प्रोनाउन, अगर नहीं पता तो रोको वीडियो, जाके प्रोनाउन पहले पढ़ लो थोड़ा सा। उसमें जो पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बनाया गया था
याद करो, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताया गया था। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई, वी। सेकंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन में दे, ही, शी, इट, दे। और ये तो हो गया पर्सन। नंबर क्या था? सिंगुलर प्लूरल। जैसे आई किस में था? सिंगुलर में। प्लूरल में था वी। और यू का सिंगुलर प्लूरल सेम था। ही, शी, इट किस में रखा गया था? सिंगुलर में। दे किस में रखा गया था? प्लूरल में। वो वाला चार्ट याद कर लेना, एक मिनट के लिए देख लेना एक बार। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर या सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन बदलने से बदल जाए। एग्जाम्पल समझेंगे, देखो। आई प्ले हॉकी एवरीडे, मैं हॉकी खेलता हूँ रोज। आई यहाँ पे क्या है? एक सब्जेक्ट है। किस पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का। ठीक है। अब मैंने क्या किया? सारा सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे आई की जगह पर ही कर दिया। और ही कौन सा पर्सन है? ही है थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का पर्सन चेंज हो गया। अब देखना यह है कि क्या वर्ब चेंज होती है। बिल्कुल चेंज हो गई। पहले प्ले था, अब प्लेज हो गया। तो इस जगह पर प्ले क्या है? एक फाइनाइट वर्ब का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के नंबर बदलने से बदल गई। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना ऐसे करके कि यहाँ पे नंबर बदला है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? पर्सन बदला है। अगर इसके पहले नंबर बोला तो सॉरी फॉर दैट। पर्सन बदला है ना। ये फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। ही लुक्स वीक, वह कमजोर दिख रहा है। अब यहाँ पे लुक्स नहीं, अब यहाँ पे लुक आ गया। देखो कैसे? क्योंकि यहाँ पे ही का दे कर दिया। तो ही भी थर्ड पर्सन है, दे भी थर्ड पर्सन है, मतलब यहाँ पे कुछ और बदला है। यहाँ पे बदला नंबर। तो ही क्या है? ये सिंगुलर है। दे क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पे बदला है नंबर। नंबर बदलने से भी देखो यहाँ पे वर्ब बदल गई, मतलब वर्ब की फॉर्म बदल गई। पहले लुक्स था, अब लुक हो गया। तो यहाँ पे लुक क्या है? एक फाइनाइट वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के नंबर बदलने से वर्ब बदल गई। तो ये था फाइनाइट वर्ब, मतलब सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर बदलने से बदल जाती है। दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने। बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो उसी का जस्ट अपोजिट, कि सब्जेक्ट के साथ तुम चाहे जो करो, चाहे पर्सन बदलो, चाहे नंबर बदलाओ, वर्ब नहीं बदलने वाली। जैसे कि दे बॉट एन आईफोन, ही बॉट एन आईफोन। पहले यहाँ पे दे था, अब यहाँ पे ही हो गया। मतलब नंबर देखा जाए तो प्लूरल से सिंगुलर हो गया, लेकिन वर्ब में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे लिख लेना नंबर बदला है। आई वेंट कोलकाता इन द मंथ ऑफ जून, यहाँ पे MON रहना चाहिए था। आई वेंट कोलकाता इन द मंथ ऑफ जून, मैं कोलकाता के महीने में, अरे मैं जून के महीने में कोलकाता गया था। मैं कह रहा था कोलकाता के महीने में जून गया था। यू वेंट कोलकाता इन द मंथ ऑफ जून, तुम गए थे। देखो यहाँ पे आई कौन सा पर्सन है? आई है फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा? सेकंड पर्सन। पर्सन बदला, लेकिन वर्ब बदली क्या? बिल्कुल नहीं बदली। तो ये कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पे क्या बदला है? पर्सन लिख लेना। तो एक टाइप ये भी खत्म हो गया। पेयर में पढ़ रहे थे तो 2 पेयर खत्म कर लिया हमने। तीसरा पेयर, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो मेन वर्ब क्या है? इन अ सेंटेंस द मेन पार्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड मेन वर्ब। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, स्टार्टिंग में जब पहला एग्जांपल लिया था हमने, याद करो कहाँ गया कहाँ गया। ये देखो सबसे पहला एग्जांपल इज डांसिंग था। यहाँ पे क्या था? इज डांसिंग। मतलब वर्ब का जो रीजन था यहाँ से यहाँ तक थी वर्ब। तो उसी की बात हो रही है कि वर्ब पार्ट का मतलब जहाँ से जहाँ तक लेकर के वर्ब रहेगी उसका मेन पार्ट। जैसे मान लो कि ऐसे 1 2 3 वर्ड मान लो वर्ब आई है, लेकिन उसमें भी सबसे मेन वाली वर्ब, सबसे मेन पार्ट क्या होगा? मेन वर्ब होगा। देखो कुछ क्लियर नहीं हो रहा ना कि मेन पार्ट को ही मेन वर्ब कहते हैं। वो वर्ब जिससे पता चले एग्जैक्टली कि क्या एक्शन हो रहा है, उसी को बोलेंगे मेन वर्ब। चलिए देखते हैं क्या इसका मतलब है। द चाइल्ड लाफ्ड एट द टॉय, बच्चा खिलौने पर हंसा। यहाँ पे लाफ्ड ही यहाँ पे वर्ब पार्ट है, तो यहाँ पे मेन, और मतलब ढूंढने की दिक्कत ही नहीं है। जब अकेला है तो वही मेन है ना। और इसी से पता चल रहा है एक्शन भी कि चाइल्ड क्या है भाई, मतलब चाइल्ड ने, मतलब बच्चे ने हंसा। क्या किया? उसने हंसा। तो यहाँ पे लाफ्ड क्या हो गई? मेन वर्ब। वाज लाफिंग, यहाँ पे वर्ब 2 पार्ट में आ गई, मतलब 2 हिस्से में। लेकिन वो कौन सा पार्ट है जिससे एक्चुअली में एक्शन पता चल रहा है? लाफिंग से। तो लाफिंग यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। अ गर्ल हैज़ बीन लुकिंग इन द मिरर फॉर 10 मिनट्स, एक लड़की 10 मिनट से
अपने आप को आईने में देखे जा रही है। तो यहाँ पे हैज़ बीन लुकिंग, यहाँ से यहाँ तक वर्ब का विस्तार, यहाँ से यहाँ तक वर्ब फैली है। तो मेन हिस्सा कौन सा है इसका? लुकिंग। इसी से पता चल रहा है कि लड़की कर क्या रही थी या कर क्या रही है। तो यहाँ पे लुकिंग क्या है? मेन वर्ब। अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पे। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे होगी, बस वहाँ पे मेन पार्ट था। अब मेन पार्ट की जो हेल्प कर रहा होगा वो होगी ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे इस एग्जांपल में अगर देख लिया जाए, सी हैज़ बीन लुकिंग, तो लुकिंग यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। हैज़ बीन क्या कर रहा है? इस लुकिंग की हेल्प कर रहा है एग्जैक्टली उसको और मीनिंग देने में। देखो लुकिंग का मतलब देख रही है, लड़की देख रही है, लेकिन हैज़ बीन लुकिंग का मतलब देख रही है कब से? 10 मिनट से। ऐसा भी हो सकता था ना कि देख रही थी या देखी या देखेगी, बहुत सारी मीनिंग निकल सकती थी, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग देने का काम किसने किया? हैज़ बीन ने किया। जैसे यहाँ पे द चाइल्ड वाज लाफिंग एट द टॉय, लड़का खिलौने पर हंस रहा था। इस एग्जाम्पल की बात चल रही है यहाँ पर, लड़का खिलौने पर हंस रहा था। तो इससे ये पता चला कि एक बच्चा है, खिलौना है और हंसना है उसका। एग्जैक्टली हंस रहा था, हंस रहा है नहीं, हंस रहा था। ये कैसे पता चला? वाज से पता चला। वाज से ही क्लियर हो रहा है कि ये बात पास्ट की है। तो ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। अब अपना एग्जांपल देखते हैं हम। द चाइल्ड वाज लाफिंग एट द टॉय, चलो वही वाला एग्जांपल लिया गया है, एकदम वही वाला सेम। तो वाज यहाँ पे में ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी, यहाँ पे हैज़ बीन ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। और भी एग्जांपल होते हैं बहुत सारे इसके जैसे वी शैल, एक एग्जांपल और लिख दे रहा हूँ मैं। वी शैल बी इंजॉइंग, नहीं एक मिनट, वी शैल बी सेलिब्रेटिंग कोई अपकमिंग फेस्टिवल, याद नहीं आ रहा मुझे, चलो दिवाली कर देते हैं। वी शैल बी सेलिब्रेटिंग दिवाली टुमारो, कल हम दिवाली मना रहे होंगे टुमारो। तो यहाँ पे सेलिब्रेट मेन वर्ब हो गई, और शैल भी उसको क्या कर रहा है? थोड़ा और मीनिंग दे रहा है और इन्हांस कर रहा है। तो शैल भी यहाँ पे क्या हो गई? ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, और इसी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करती है। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इतना याद रखना। अब आखिरी पार्ट देखो, ये अकेली आई है ना, लिंकिंग वर्ब ये क्या है? अकेली आई है। तो चलो पढ़ लेते हैं लिंकिंग वर्ब भी। तो लिंकिंग वर्ब थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। कुछ ऐसी वर्ब होती है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है जो उसकी मीनिंग को कंप्लीट करे। ऐसी वर्ब को कहते हैं लिंकिंग वर्ब। फिर समझो, ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो ना हो, लेकिन फिर भी उसे किसी न किसी की ज़रूरत हो उसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। जैसे सी लुक्स, वो दिख रही है। सी लुक्स, यहाँ पे अरे यहाँ पे लुक्स होना चाहिए था। सी लुक्स प्रिटी। अगर मैं बोलता वो दिख रही है, कैसे दिखाई दे रही है? वो देखो, वो खुद नहीं देख रही है, वो दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? प्रिटी। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। देखो एक्शन होगा तब ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन उठा ना, कैसे दिख रही है? प्रिटी दिख रही है। तो यहाँ पे ये लुक से क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है। द पल्स फील्स नॉर्मल, यानी कि जो आपकी नब्ज हैं वो नॉर्मल लग रही हैं, सामान्य लग रही है। अगर मैं बोलता द पल्स फील्स, आपकी जो नब्ज है वो लग रही है, आप तुरंत व्याकुल होते, बोलते कैसी लग रही है? गड़बड़ तो नहीं है? बीमार तो नहीं हूँ? नहीं, नॉर्मल है। दिस पराठा टेस्ट्स, अगर यहाँ पे छिपा लिया जाए, मैं अपने हाथ से छिपा रहा हूँ लेकिन आपको तो दिख रहा होगा सब कुछ। दिस पराठा टेस्ट्स गुड टू ईट, ये पराठा खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अगर यहाँ पे इसको हटाओ, गुड टू ईट, मैं बोलूँ दिस पराठा टेस्ट्स, कोई किसी ने पराठा बनाया, मैं बोल रहा हूँ अरे भाई पराठा एकदम मतलब पराठा लग रहा है। सामने वाला परेशान जाएगा, तीखा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, नमक ज़्यादा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कि क्या लग रहा है कि नहीं? नहीं, क्या लग रहा है? गुड टू इट, अच्छा है, खाने में बढ़िया है। तो यहाँ से पता चला कि मतलब पूरी मीनिंग क्या है। लेकिन ये गुड टू ईट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो इसलिए टेस्ट क्या है यहाँ पर? एक लिंकिंग वर्ब है। किशोर कुमार वाज अ ग्रेट सिंगर, किशोर कुमार थे क्या थे? एक महान गायक थे। तो यहाँ पे वाज भी क्या? एक लिंकिंग वर्ब है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पर।